Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So friends, this video is going to be your third class of टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर योर झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग लर्निंग को पढ़ेंगे। लर्निंग का अर्थ हिंदी में ही क्या होता है, अधिगम होता है। और इस टॉपिक से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस के अराउंड रहते हैं आपके पेपर में, ठीक है। क्योंकि शिक्षण अभिक्षमता का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मेनली बेस्ड है किस पे, बच्चे को पढ़ाने से, कि हम बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे। एक शिक्षक का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अधिगम है उसके ही अराउंड हमारा क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे पेपर में। बिल्कुल वो जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हमने सिलेबस में डिस्कस किए थे, कुछ वही सब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अधिगम के बारे में पढ़ेंगे, अधिगम का नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। अधिगम का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर देखेंगे। उसके अलावा हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है, इसे भी समझेंगे, ठीक है। तो आज की ये वीडियो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले लर्निंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लर्निंग को हम जनरल टर्म में क्या बोलते हैं ये बताइए। लर्निंग मतलब क्या, सीखना, ठीक है। कीप लर्निंग हमेशा बोला जाता है, कीप लर्निंग, सीखते रहो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, व्यवहार में परिवर्तन है। थ्रू किसके द्वारा, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा। मतलब अगर हमने कहीं से कुछ सीखा, ठीक है, हमें कोई ट्रेनिंग दी गई, हमें कुछ बताया गया, या हमें किसी प्रकार का कोई अनुभव हुआ, उससे क्या होगा, हम कुछ सीखेंगे। किसी परिस्थिति से हम क्या करें, कुछ सीख रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उस चीज़ से सीख करके हम अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाएंगे, ठीक है। तो वही क्या है, लर्निंग है, सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और बीइंग टॉट, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्व अध्ययन से, खुद स्टडी करके, ठीक है, एक्सपीरियंस से, अनुभव से, या हमें पढ़ाए जाने के द्वारा जो हम ज्ञान का अर्जन करते हैं या कौशल का अर्जन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपने बिहेवियर में परिवर्तन ला रहे हैं, वही क्या है, लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम। यस, हम लोग हिंदी में भी समझ लेते हैं। अधिगम सीखना है, ठीक है। अधिगम क्या है, सीखना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो सेम वही बात है कि हम अनुभव से सीखते हैं, किसी परिस्थिति से कुछ सीखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। कोई नॉलेजेबल हम फैक्ट्स ही जानते हैं तो उससे भी हम क्या करते हैं, अपनी सोच में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखना शुरू कर देते हैं किसी चीज़ को। तो ये सब क्या है, लर्निंग है, सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अध्ययन, अनुभव या पढ़ाए जाने पर ज्ञान या कौशल को ग्रहण करना, यही हमारा क्या है, सीखना है, ठीक है। हम खुद से अध्ययन करें, हमें अनुभव हो, या फिर हमें कोई पढ़ाए, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, लर्निंग कहेंगे। और इसी चीज़ को जब हम ग्रहण कर रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमारा कंप्लीट लर्निंग होता है, ठीक है। लर्निंग में हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होना ज़रूरी है, कुछ उससे परिवर्तन आना ज़रूरी है, ठीक है। और जो लर्निंग हम कर रहे हैं उसकी कुछ स्टेबिलिटी भी होनी ज़रूरी है। जो हम सीखें ये ना हो कि हम क्या करें कि तुरंत ही उसे भूल जाए, उसकी स्टेबिलिटी भी कुछ टाइम तक हमारे अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अच्छे से लर्निंग प्रोसेस को देखते हैं। लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसे अच्छे से समझेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन, ओके, लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है, तो एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ऊपर से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है और उससे ही अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो सीखना कहेंगे या अधिगम कहेंगे। लर्निंग प्रोसेस से देखिए हर एक पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरह से भी आपका फ्रेम किया जा सकता है। लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग क्या है, एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। बचपन से क्या, जन्म से लेकर के, जन्म भी नहीं, जब हम गर्भ में होते हैं तब से ही हम क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ बोला जाता है कि वोम टू टूम चलने वाली ये प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ हर समय क्या होते हैं, सीखते रहते हैं। जैसे कि हमने सुना होगा कि अभिमन्यु गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदना सीख के आए थे, ठीक है। या फिर हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात से कि जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो माँ का दूध पीना पहले से ही गर्भ से ही जानते होते हैं, उन्हें ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो लर्निंग की जो प्रोसेस है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, वो वोम टू टूम चलती है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, मतलब हम अपने समाज से सीख रहे होते हैं, ठीक है, और समाज के अकॉर्डिंग ही अपने व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन भी लाते हैं। तो ये क्या है, एक हमारा सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें सोशलाइजेशन को भी हम लोग समझ लेते हैं। सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन का मतलब है समाजीकरण, और समाजीकरण दो तरीक़ों से होता है। दो एलिमेंट्स है इसमें। सबसे पहला है प्राइमरी एलिमेंट और दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी एलिमेंट, ठीक है। कोई भी बच्चा है सबसे पहले वो अपनी फैमिली से सीखता है, ठीक है। फैमिली मतलब परिवार। परिवार हमारी क्या होती है, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, ठीक है। जो बच्चा है सबसे पहले कहाँ से सीखता है, फैमिली एनवायरनमेंट से सीखता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है और वहाँ पे स्कूल से बाकी सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो ये जो लर्निंग है वो क्या है, सोशल प्रोसेस है। सोशलाइजेशन को भी हमने समझ लिया कि समाजीकरण क्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि समाजीकरण की पहली संस्था या प्राथमिक संस्था क्या है, तो हमारी फैमिली हो जाएगी, ठीक है। और सोशल प्रोसेस में एक पॉइंट और देखिए कि बिहेवियर या फिर एडेप्टेशन जो भी हम लोग सीखते हैं वो किससे सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, इसलिए सिंपली हम इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन कहने का मतलब क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया, ठीक है। अपने आप को आवरण के अनुसार हम क्या करते हैं, जो ढालते हैं वो भी क्या है, सीखना है, ठीक है। सीखना क्या है, एक एडेप्टेशन की प्रोसेस है। जैसे कि देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। वातावरण के अनुसार व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन या फिर अनुकूलन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने 3 बातें डिस्कस कर ली, आगे बढ़ते हैं अब। सीखना, ओके, सार्वभौमिक प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब एवरी लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड इज़ लर्निंग, ठीक है। सब कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है। एक डॉगी भी कुछ सीख रहा है, एक एंट भी कुछ सीख रही है, ठीक है। हम स्टूडेंट्स कुछ सीख रहे हैं या फिर टीचर्स सीख रहे हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग, सब कोई सीख रहे हैं, ठीक है। हमने पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हम जीवन पर्यंत सीखते हैं। प्लस हमने अभी क्या डिस्कस किया कि हर लिविंग बीइंग कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। एक मेंटल प्रोसेस भी है, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात मेंटल प्रोसेस है, जो लर्निंग की प्रोसेस हो रही है हमारे माइंड में होती है ना। तो ये क्या है, मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट, ठीक है। एक एक्टिव एंगेजमेंट की क्या है, प्रोसेस है, मतलब सक्रियता की प्रक्रिया है। अगर हम सक्रिय नहीं होंगे तो क्या हम लर्निंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और हमारा मन कहीं और है तो क्या होगा, लर्निंग हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए लर्निंग के लिए क्या होना पड़ेगा, सीखने की जो प्रक्रिया है उसे संपूर्ण होने के लिए सक्रियता की आवश्यकता होती है। सक्रियता के बिना, एक्टिव रहे बिना हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किया लर्निंग प्रोसेस का। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, एडेप्टेशन की प्रोसेस है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, और ये क्या है, मेंटल प्रोसेस है, एक्टिव एंगेजमेंट की प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली क्वेश्चन बन सकता है कि सीखना क्या नहीं है इनमें से, ठीक है, या फिर अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेचर, ठीक है। जो लर्निंग है, अधिगम का नेचर हम लोग समझ लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एग्जाम्पल या फिर कोई केस दे करके बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग से क्या होती है, व्यवहार में क्या होती है, परिवर्तन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्वायर्ड बिहेवियर इज़ रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है। जो भी चीज़ हमने सीखी, जो भी हमने अर्जित किया, ठीक है, अर्जन जो भी किया व्यवहार का या किसी फैक्ट का, किसी ज्ञान का जो भी अर्जन हमने किया, उससे वह क्या होता है, लगभग स्थायी होता है, ठीक है। वह हमारे मन में, वह हमारे दिमाग में क्या होता है, कुछ देर तक रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड, ठीक है। पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड कहने का मतलब क्या है, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होती है। हम कुछ भी सीख रहे हैं, जैसे आप ही अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या इस लर्निंग टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपका कुछ पर्पस है, ठीक है। गोल डायरेक्टेड है, जो भी हम सीख रहे हैं वो गोल डायरेक्टेड होता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप एनवायरनमेंट इनटू एक्टिविटी, मतलब कि जो लर्निंग है वो किसका प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट और एक्टिविटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं और जो खुद स्वयं जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो लर्निंग को हम क्या बोल सकते हैं कि आवरण जो हमारा पर्यावरण है और गतिविधि इसका क्या है, गुणज है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड थ्रू लर्निंग, ठीक है। सॉरी, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे टीचिंग लिखना था मुझे, लर्निंग की जगह टीचिंग, लर्निंग कर लीजिएगा या टीचिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कैन बी अचीव्ड थ्रू लर्निंग, मतलब जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षण का जो हमारा उद्देश्य है वो कैसे पूरा हो सकता है, लर्निंग के थ्रू ही पूरा हो सकता है, ठीक है। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बच्चों को
कुछ सिखाना है तो ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उससे ही क्या होगा, जो भी आप सिखाना चाह रहे हो, जो भी आप शिक्षण देना चाह रहे हो, वो इस लर्निंग प्रोसेस से ही क्या होगी, पूरी होगी। अधिगम से शिक्षण उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। जो भी हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम कोई बच्चे हैं जो कि अच्छे से सीखते हैं तो वो क्या कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू स्कूल एनवायरनमेंट या फिर जो भी वो पढ़ रहे हैं, अगर हम एग्ज़ाम की ही बात करें तो एडजस्टमेंट उनमें आती है, ठीक है, सीखने से आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग अधिगम अर्थपूर्ण, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम, बच्चों को प्रश्न पूछने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। अधिगम में क्या होनी चाहिए, लर्निंग में क्या होनी चाहिए कि बच्चों को हम पूरी आज़ादी दें प्रश्न पूछने की, ठीक है। फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। बच्चे खुल करके अपने जो भी क्वेश्चन है, जो भी उनके मन में डाउट्स आ रहे हैं वो अच्छे से पूछ पाए, ये एक टीचर का क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम वही होता है, ठीक है। तो इसे भी सिंपली आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, कोई एग्जांपल दे करके। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसा क्वेश्चन आता है कि मान लो कि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, बच्चा सीख नहीं पा रहा है, वो अगर क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, वो पूछ नहीं पा रहा है, तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, आप उसे क्या करोगे, प्रोत्साहित करोगे कि आप क्या करो, क्वेश्चन पूछो, ठीक है। क्वेश्चन पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो, तभी क्या होगा कि वो अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ। अच्छे छात्र वे वो होते हैं, अच्छे छात्र अब कौन होते हैं, जो हमेशा अच्छा परिणाम लाना चाहते हैं या फिर जो हमेशा सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छे छात्र कौन होंगे यहाँ पे, जो हमेशा सीखना चाहते हैं, ठीक है, ना कि परिणाम की जब हम बात करते हैं। ओके, हमने अभी प्रेरणा वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि अभिप्रेरणा क्या होनी चाहिए, आंतरिक होनी चाहिए। बच्चों को हमें आंतरिक अभिप्रेरणा पर जोर देना चाहिए कि सीखने पर वो ज़्यादा ध्यान दें, ना कि परिणाम या ग्रेड्स पर ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा, नेचर देखा, ठीक है। इससे बेस्ड आपके क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। ये सब पॉइंट बस समझ लेना है कि ये अधिगम में होता है। क्वेश्चन कुछ भी एग्जाम्पल के थ्रू कुछ भी ऐसा बन सकता है, कंडीशन दिया जा सकता है और उसके बाद सॉल्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है। 3 टाइप से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लर्निंग को इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो भी फैक्टर हैं या कारक हैं उसके कारण क्या होती है, लर्निंग किस तरह अफेक्ट होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीचर से रिलेटेड क्या क्या कारक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या कारक है। 3 लेवल पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिलेटेड टू स्टूडेंट्स मोटिवेशन। सबसे पहला क्या है कि अभिप्रेरणा। अगर बच्चों में अभिप्रेरणा की कमी है, ठीक है, मोटिवेशन नहीं है सीखने की, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अधिगम लर्निंग और मोटिवेशन का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। मोटिवेशन अगर अच्छी है तो लर्निंग भी क्या होगी, हमारी अच्छी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है अगर वो अच्छा होगा तो बच्चे सीखने में भी क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है ना, तो अगर बच्चों की हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बच्चे सीखेंगे कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई बच्चा है जो कि हेडेक से परेशान रहता है, तो हेडेक से जब वो परेशान है तो क्या वो अच्छे से लर्निंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट भी होनी ज़रूरी है सीखने के लिए। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट, बच्चों की अभिरुचि होनी चाहिए सीखने को लेकर के, तभी बच्चे क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, कुछ कारक हैं जो कि अधिगम को लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटेलिजेंस, IQ या मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, ठीक है। अब किसी बच्चे की जो मानसिक क्षमता है वो भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। मान लो कि किसी बच्चे का IQ क्या है, बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी सीख लेगा, ठीक है। और एनरिच्ड करिकुलम भी उनके लिए चाहिए, फिर करिकुलम भी उनके लिए अलग सा चाहिए होता है हमें, ठीक है। पाठ्यक्रम की मैं बात कर रही हूँ यहाँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मानसिक क्षमता से भी फ़र्क पड़ता है। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, किन्हीं का मेंटल लेवल क्या है, कम है। कुछ बच्चे लेट से सीखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी कोई चीज़ को समझ लेते हैं। तो इंटेलिजेंस भी अफेक्ट करता है लर्निंग को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सामवेगिक विकास संवेग से रिलेटेड है, ठीक है। इमोशनल से आप लोग समझ रहे हैं कि जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो, ठीक है। अब एक बच्चा है, 2 टाइप से इसे समझ सकते हैं इमोशन को, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन क्या हो गया, जैसे कि बच्चा खुश है, हम क्लास एनवायरनमेंट में जब पढ़ा रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि हमारा एक्टिविटी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे क्या करें, फन लर्निंग कर सके,
ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उन्हें होपफुल वे में पढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि डरा धमका करके हम उन्हें पढ़ाएं, ठीक है। मार के डर से या फिर उन्हें डांटते फटकारते हुए हमें क्या करना है, नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होगा, कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है, जैसे देखिए नेगेटिव में क्या आ गया हमारा, फियर एंग्जाइटी बोर्डम, ठीक है। तो अगर बच्चे में डर, चिंता या बोर्डम है, बोरियत है, तो क्या होगा कि वो बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा, ठीक है। और हमें भी कोशिश क्या करनी है कि बच्चों को नेगेटिव इमोशन के थ्रू ना पढ़ाएं, हम उसे कैसे पढ़ाएं, पॉजिटिव इमोशन के थ्रू पढ़ाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक बोरियत से मुझे याद आया कि आपका एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि बच्चे जो हैं वो क्लास में बोरियत फील करते हैं, ठीक है, मतलब बोर्डम फील करते हैं, तो बताइए इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो उसमें एक ऑप्शन था जो कि करेक्ट वाला मैं बता देती हूँ आपको। करेक्ट क्या होता है, क्या होगा कि बार बार टॉपिक्स को रिपीट करना, उससे क्या होता है कि बोरियत आती है। तो ऑप्शन से आप लोग आराम से इसे एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, तो आराम से वैसे ही बनाना है हमें। तो ये जो सेशन है हमारा, वो भी बेसिकली कॉमन जो हमारा सेंस है एज अ टीचर डेवलप करने का, वही है, उसी को टारगेट में रख करके ये पूरा सेशन है, ठीक है, जिससे कि आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या कारक हो सकते हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रिलेटेड टू टीचर्स। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं से ज़्यादा आपका क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। अब क्या वो कारक हैं जिससे कि अधिगम पर फ़र्क पड़ता है, शिक्षकों से रिलेटेड क्या कारक है। सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक टीचर में, एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला उसमें अगर ऑप्शन में है कि उसे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तो यही आपका आंसर होगा। एक टीचर का सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए कि उसे अपने सब्जेक्ट की जो वो पढ़ाने जा रहा है वो उसे क्या हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, तभी वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट नॉलेज सबसे ज़रूरी है। सब्जेक्ट नॉलेज अब टीचर के पास होगा तो क्या होगा कि लर्निंग की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, लर्निंग को वास्तविक और सटीक बनाने में, ठीक है, लर्निंग को क्या बनाने में, वास्तविक और सटीक बनाने में, मतलब कि अगर सब्जेक्ट नॉलेज है तो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकेगा, लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स दे पाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज होने पे ये भी होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग कि डाइवर्स लर्निंग मेथड्स यूज़ करना, ठीक है। अब सब्जेक्ट का नॉलेज हमें होगा बहुत अच्छे से, तभी हम क्या कर पाएंगे, डाइवर्स लर्निंग मेथड्स को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। विभिन्न जो शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, किस टॉपिक में किस विधि से हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो तभी हम ये कर पाएंगे। अब मान लेते कोई साइंस की टीचर है, ठीक है, उन्हें अब वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, अगर उनको आता ही नहीं है कि प्रायोगिक विधि से उन्हें पढ़ाना है, तो वो क्या इफ़ेक्टिव लर्निंग करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, प्रभावशाली अधिगम नहीं हो पाएगा वहाँ, क्योंकि उन्हें क्या है, सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहला एक टीचर का क्या गुण होना चाहिए कि सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग एक्टिव एंड इंटरेस्टेड, ठीक है। उसे क्या, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और टीचिंग में अभिरुचि रखनी चाहिए उसे, ठीक है, कि पढ़ाने में क्या हो, उसका इंटरेस्ट हो और एक्टिव भी हो। अगर टीचर्स एक्टिव होंगे तभी बच्चे भी क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और पढ़ पाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल खुद आप लोग सोच सकते हो कि हम लोग जब क्लास में रहते थे, ठीक है, जब हम पढ़ाई करते थे क्लासरूम एनवायरनमेंट में, जो टीचर की आवाज़ बोल्ड होती थी, जो बिल्कुल एक्टिव ढंग से पढ़ाते थे, उस क्लास में क्या होते थे, बच्चे बहुत ही अटेंटिव रहते थे, ठीक है। और वही एक सिनेरियो देखिए कि कोई टीचर है जो कि बहुत ही मतलब कि लो वॉइस है जिनकी, या फिर उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा रहे, एक्टिव नहीं है, तो उस क्लास में क्या होता है कि बच्चे हल्ला करने लगते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन पे फिर वो टीचर्स क्या करने लगते थे कि डंडे से मारना शुरू कर देते थे, जो कि बहुत ही क्या है, गलत वे है, ठीक है, पढ़ाने का, ठीक है। तो वो हम नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि बच्चे क्या रहे, एक्टिव रहें, और जो टीचर्स रहें वो एक्टिव रहें और इंटरेस्ट रखें पढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फोकस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। अब एक जो शिक्षक है उसका हमेशा फोकस, केंद्र क्या होना चाहिए कि वो बाल केंद्रित शिक्षा दे, ठीक है। बाल केंद्रित कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो क्लास के अंदर आए और जो भी है लेक्चर जैसा अपना बता करके चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे की क्या डाउट आ रही है, ये सब से उन्हें क्या है, कोई भी मतलब नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन
एजुकेशन बोलेंगे, ठीक है, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यहाँ टीचर ही सबसे क्या है, मेन है, टीचर ही सब कुछ बता रहा है, टीचर ही डांट रहा है, वो बच्चों की कुछ सुनना ही नहीं चाहता, तो ये क्या है, गलत वे है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पहले हुआ करती थी, इसे चेंज कर दिया गया एंड बोला गया कि बिल्कुल क्या होनी चाहिए, अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, बच्चा एकदम फ्री इन्वायरमेंट में पढ़ सके, यही क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इसे हम लोग नीचे भी देख सकते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब बाल केंद्रित शिक्षण, ऑल द एक्टिविटीज़ शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड, ठीक है, जो बच्चा है बच्चे की ज़रूरत के अनुसार ही क्या होना चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अनुसार अधिगम या अन्य गतिविधियाँ होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं गुड टीचिंग मेथड्स, ठीक है, अब जो शिक्षक है उसके पास क्या होनी चाहिए, गुड टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या कर सके, अच्छे से सीख पाए और अधिगम अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिफरेंस नॉलेज, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि हम क्या है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न प्रकार के, ठीक है, एक क्लास में जब आप जाओगे तो बच्चे सब क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, हर तरह से आप अलग देख सकते हो, ठीक है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उनकी मेंटल एबिलिटी अलग हो सकती है, हर चीज़ से कोई रचनात्मक हो सकता है, ठीक है, कोई हो सकता है बिल्कुल उन्हें पढ़ने में मन ना लगे, तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, एज अ टीचर सबको को क्या करना है, साथ लेकर के पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसे भी क्या करना है, सभी नॉर्मल बच्चों के साथ ही बैठा करके क्या करना है, पढ़ाना है, ताकि उसका समावेश हो सके समाज के साथ, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो पूरे क्लास के विभिन्न प्रकार के बच्चों को साथ में लेकर के पढ़ा सके, और जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उसे ज्ञान होगा तभी क्या हो पाएगी, अधिगम अच्छे से हो पाएगी। ये नहीं कि अगर एक क्लास है और एक क्लास में 4 बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं तो बस और किसी बच्चों को समझ आए ना आए, वो जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 4 बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, उनसे ही सुन रहे हैं, उनसे ही रीडिंग करवा रहे हैं, तो ये क्या है, गलत वे है पढ़ाने का, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि रिलेटेड टू टीचर्स क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले उनका सब्जेक्ट नॉलेज, वो एक्टिव रहें, इंटरेस्टेड रहें, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो, गुड टीचिंग मेथड्स उन्हें पता हो, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हमने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। अब यहाँ से आपका वही एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है हमारा, आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, ठीक है, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है निष्ठावान और समर्पित, ठीक है, जो टीचर हो वो क्या हो, डेडिकेटेड हो और एकदम कर्तव्यनिष्ठ हो, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कि डेडिकेटेड होना चाहिए, पढ़ाने में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, डेडिकेशन लेवल भी होनी चाहिए पढ़ाने में। ये नहीं कि क्लास में गए और जा करके बैठ गए और अपना ही क्या कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे, रील्स देख रहे हैं, बच्चे जो करें, ठीक है, तो इस तरह से क्या लर्निंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो गुड टीचर का सबसे पहला गुण है कि वो पढ़ाने को लेकर के बच्चों के प्रति क्या हो, समर्पित या फिर निष्ठावान की भावना रखता हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निष्पक्ष, ठीक है। निष्पक्ष कहने का मतलब है अनबायस्ड हो, ठीक है। मतलब एक साइड जो तेज बच्चे हैं सिर्फ उनको ही ना पढ़ाए, जो एवरेज बच्चे हैं या फिर जिन बच्चों को अच्छे समझ नहीं आता है उन सबको भी एक साथ ले करके चले, ठीक है। निष्पक्ष होना चाहिए, एक टीचर को क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अच्छा संप्रेषण कौशल, मतलब आई थिंक ये वही है, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए जिससे कि बच्चे उनकी बात को समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुड ऑरेटर एंड लिसनर, ठीक है। अच्छा वक्ता और अच्छा श्रोता दोनों उन्हें होना चाहिए, ठीक है। अच्छा वक्ता और श्रोता, ठीक है, बच्चे की प्रॉब्लम को भी सुने, एक गुड लिसनर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि अच्छा वो बोलता भी हो, एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, अच्छा वक्ता भी हो, ऑरेटर भी हो और सुनने वाला भी अच्छा हो, जिससे कि क्या करे, वो बच्चों की परेशानियों को सुने और उसे हल कर सके, ठीक है। विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखें, ठीक है, बच्चों के वेलफेयर की ध्यान रखें, ठीक है। बच्चों की क्या ज़रूरत है, वही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस्ड रहे, यही इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पेशेंस, ठीक है, धैर्य रखें। बच्चों को पढ़ाने में एक धैर्य की बहुत बड़ी फैक्टर होती है, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ टीचर्स होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, डंडा उठाते हैं और मारने लगते हैं, ठीक है, तो जो कि बिल्कुल गलत है। बॉडीली पनिशमेंट क्या है, आज के टाइम पे बिल्कुल बैन है, बट कहीं कहीं हम लोग को देखने को मिल जाता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ये हो चुके हैं, समझते नहीं, तो उस कंडीशंस में कुछ टीचर्स क्या करते हैं, डराने के लिए बस यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो इतना तक चल सकता है, बट हम जब पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपका जब क्वेश्चन आएगा तब हमारा क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये होना चाहिए कि बॉडीली पनिशमेंट क्या है, बिल्कुल बैन है, ठीक है। और रियल वर्ल्ड में भी या फिर रियल जब हम ग्राउंड लेवल पर भी देखेंगे तो क्लास एनवायरनमेंट में हमें बॉडीली पनिशमेंट क्या करना है, देना नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, ठीक है, इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब जो टीचर है उसे क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होना चाहिए। मतलब कि कोई स्टूडेंट है, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोई स्टूडेंट है जो कि बार बार गलतियां कर रहा है, तो एक शिक्षक के भांति आपको क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। तो सिंपल यही सब पॉइंट से क्या बन सकते हैं, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे आपको कवर करा दूँ, जिससे कि थोड़ा आप लोगों को भी अंदर से ये अंदर से आए कि हाँ अब हमने कुछ बड़ा सेक्शन कवर कर लिया है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारे हमारे कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रेजिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब अच्छा फीडबैक दे, उसकी प्रशंसा करे, प्रोत्साहित करे अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजिंग और पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों तरह से वो कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें ज़्यादा कोशिश क्या रखनी है, हमेशा क्या करनी है, रिवॉर्ड से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग देखोगे फीडबैक में या फिर एवेल्यूशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो वो दोनों टाइप से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जब भी आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आएगा तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, एक पॉजिटिव टीचर के जैसा, बिल्कुल एक कोऑपरेटिव टीचर के जैसा, जो कि बच्चों का सपोर्ट करने वाला है, यही बन करके आप लोगों को आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नो पनिशमेंट बॉडीली, ठीक है। शारीरिक दंड बिल्कुल क्या है, बैन है। शारीरिक दंड किसी प्रकार का हमें क्या करना है, नहीं देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नो रोट लर्निंग, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है। बच्चे को रटवाने पर फोकस नहीं करना है, क्या फोकस करना है कि बच्चे समझ करके पढ़ें, ठीक है, समझ करके सीखें, जो अधिगम हो समझ करके हो। लर्निंग बाय डूइंग और ग्रुप लर्निंग, ठीक है। और हमेशा क्या कोशिश करनी है कि बच्चे करके सीखें। अगर कोई वैसा हमारा सब्जेक्ट है तो स्पेशली वो करके सीखे। जब बच्चे हैं, ठीक है, अगर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब तो एकदम ज़रूरी है कि वो लोग करके ही सीखें, ठीक है। और ग्रुप लर्निंग को प्रमोट करना है, जिससे कि उन्हें कोऑपरेशन की भावना, एडेप्टिव नेचर, उनका एडजस्टमेंट वाला जो नेचर है वो निखर करके आए, ठीक है। ग्रुप लर्निंग समझ रहे होंगे आप लोग, क्या है कि समूह में क्या करना, बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। एक टीचर को क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से डाउट्स अपने पूछ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंडशिप का बिहेव होना चाहिए, एज अ फ्रेंड वो रहे, ठीक है। अब हमारे ही पेपर में 2022 वाले पेपर में आया था कि एक जो शिक्षक है उसको कैसा बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। नेता की तरह एक ऑप्शन था, मित्र की तरह, और एक दो कुछ और ऑप्शंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, मित्र की तरह, ठीक है। एक जो टीचर है उसको हमेशा मित्रता का व्यवहार रखना है, किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, जिससे कि बच्चे फ्री होकर के अच्छे से अपने डाउट भी पूछ सके और अच्छे से सीख सके। और एज अ फ्रेंड अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे तो उनकी लर्निंग के प्रति क्या होगी, मोटिवेशन भी आएगी, ठीक है। लर्निंग में उनका इंटरेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ 12 पॉइंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, जो कि एक गुड टीचर में क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज़ ये सारी होनी चाहिए। क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, बस इन सभी चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड फैक्टर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्या सारा चीज़ है जो कि अधिगम को अफेक्ट करता है, लर्निंग को अफेक्ट करता है। तो पहला हम लोग देखते हैं फैमिली एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बच्चे सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। तो फैमिली का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब फैमिली में ही क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है पेरेंट्स के बीच में, ये सब कंडीशन में क्या हो पाएगा, बच्चे की जो लर्निंग होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, या फिर उनका लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा। घर का भी माहौल क्या होना चाहिए, फैमिली जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो भी एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और कोऑपरेटिव भी होना चाहिए। अब देखिए स्कूल एनवायरनमेंट, एक जो स्कूल है, स्कूल का भी एनवायरनमेंट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि अब कुछ सरकारी स्कूल्स में आप लोग देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, बाउंड्री से कूद करके क्या करते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, स्कूल मैनेजमेंट वहाँ का क्या है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जो स्कूल एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिन, ठीक है, टाइम टू टाइम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ठीक है, ये सब के थ्रू क्या होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए। तो स्कूल का एनवायरनमेंट भी क्या करता है, बहुत ही इफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लास एनवायरनमेंट में वही
जो टीचर है या स्टूडेंट है, जो सब हमने डिस्कस किया, वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो क्लास इन्वायरमेंट होना चाहिए कोलैबोरेटिव होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, और कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव मिलजुल करके बच्चे पढ़े, ग्रुप लर्निंग हो। ठीक है, और क्लास का इन्वायरमेंट क्या हो, फन वाला हो, पढ़ने मतलब पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो यहाँ हमने तीनों कारकों को डिस्कस कर लिया। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग कहने का मतलब है अर्थपूर्ण अधिगम या फिर सार्थक अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम या फिर सार्थक अधिगम, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को उनकी तार्किक शक्ति, मतलब कि जो उनकी मेंटल एबिलिटी है उसको विकसित करने के लिए ये होती है मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, कि बच्चे बस जो लिखा हुआ है बस उसी को हूबहू देख करके रट ना ले, बस जो बताया जा रहा है उतना ही तक अपनी सोच को सीमित ना रखें। ठीक है, वो ब्रॉडली सोच पाएँ। ठीक है, डाइवर्स होकर के सोच पाएँ। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें एक समस्या पर विविध तरीक़ों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मीनिंगफुल लर्निंग में अर्थपूर्ण अधिगम में सिंपल आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वह किस प्रकार के का अधिगम होता है या किस प्रकार की लर्निंग होती है जिसमें कि एक समस्या को विभिन्न तरीक़ों से सॉल्व करने पर जोर दिया जाता है, तो वो क्या होती है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपको जैसे आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने एनालिसिस। ठीक है, विश्लेषण, कोई चीज़ बच्चों ने पढ़ा और उसके बाद वो क्या करे, जैसे कि दिया रहता है समराइज़ करके लिखो। ठीक है, जैसे एक टीचर है जो कि बच्चों को टास्क देता है समराइज़ करके सारांश, एक लंबी स्टोरी है उसे क्या करो समरी बना करके लिखो। तो बेसिकली वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बच्चों की विश्लेषण शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम देना चाह रहा है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे, फिर उसे सोचेंगे कि कैसे इसे एक शॉर्ट स्टोरी हम बना सकते हैं। तो बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंगफुल लर्निंग हुई है। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कहने का मतलब है कि समस्या का समाधान। ठीक है, आपने एनसीईआरटी में भी या फिर सीबीएसई की बुक्स में भी देखा होगा कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स रहता है। जैसे मान लो कि एक स्टोरी है, बच्चों को एक स्टोरी पढ़ाई गई जिसमें कि मान लेते हैं कि कुछ भी कोई ऑथर है जिसका क्या है फेवरेट पेन है और पेन के बारे में उसने कुछ लिखा है। ठीक है, एक स्टोरी बनाई है, तो बच्चों को वो क्या बोलेंगे कि तुम भी अपने कोई एक फेवरेट चीज़ के बारे में क्या करो, एक स्टोरी लिखो। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उसकी तार्किक शक्ति को या मेंटल एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब डाइवर्स टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, अगर राइटर ऐसा नहीं बोल करके ऐसा बोलता तब क्या होता। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि मतलब वही आलोचनात्मक तरीके से सोचना। कोई पीस ऑफ थिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, ये सारा चीज़ बच्चे खुद से ही डिसाइड कर पाएँ, खुद से ही तर्क लगा सके क्या सही रूल है यहाँ पे, क्या नहीं है। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, मीनिंगफुल लर्निंग बोलेंगे। और मीनिंगफुल लर्निंग का बेस क्या है कि बच्चे को क्या बोला जाए कि कई तरीक़ों से वो सोच सके, उनकी तार्किक शक्ति क्या हो सके, विकसित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं हम लोग कीप लर्निंग। तो यहाँ पर हमारा पेज एंड होता है और इसी के साथ हमने लर्निंग को पढ़ लिया। और लर्निंग ये जो हमारी प्यारी सी छोटी सी टॉपिक थी, इससे हम लोगों का आराम से 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल आने ही वाला है। हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू क्या किया, अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया कि अधिगम कैसा होना चाहिए और एक टीचर को कैसा बिहेवियर रखना चाहिए स्टूडेंट के प्रति। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहना है और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, टाइम से बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप लोगों को क्या करना है, PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पर, एंड इसी तरह पढ़ते रहना है। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, मैंने आप लोगों को इससे पहले की क्लास में बोला था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो लर्निंग थ्योरीज़ पर आएगी। ठीक है, तो लर्निंग थ्योरीज़ तो हम लोग तब पढ़ेंगे ना जब लर्निंग पढ़ लेंगे। तो अभी हमने अधिगम पढ़ लिया, अब अधिगम के सिद्धांतों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जो कि मैं आज कोशिश करूँगी 7 बजे तक अपलोड हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को तो मेहनत करनी ही है अपने लिए। ठीक है, सो कीप लर्निंग चैप्टर पढ़ के आप लोग भी लर्निंग अच्छे से करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।